हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट लाइव में आपका स्वागत है। सीबीएसई 10th क्लास टर्म 1 के लिए ये क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें हम पिछली क्लास तक आपका जो 11th चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका L01 यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। तो L01 में हम क्या कवर कर चुके हैं, ह्यूमन आई बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से और डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वगैरह। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रिज्म को हम देखेंगे। ठीक है जी, कि प्रिज्म से जब कोई लाइट पास होती है तो उसका किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा या वाइट लाइट का किस तरह से स्प्लिटिंग होगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। क्योंकि डिस्पर्शन एक टर्म है जो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, व्हेनेवर द वाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। फिर ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता नहीं कि हम रात को सोते तो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो वो फिनोमिना हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू समझेंगे। और लास्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में मेनली रिफ्रैक्शन ही है। तो रिफ्रैक्शन के रूल, एक तो स्नेल्स लॉ तो आपने पढ़ ही लिया था, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है जी, या तो वैसे ध्यान रख लें, अदरवाइज मैं आपको एक ज्यादा हैंडी फॉर्मूला दे रहा हूं, तो वो हो जाएगा आपका कि किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होती है, और जब भी वो किसी नए मीडियम में एंटर करता है लाइट, तो V proportional to 1 by refractive index proportional to the sin theta, where theta is the angle made with the normal। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, म्यू छोटा होगा तो म्यू छोटा किसके लिए होगा, लेसर या रेयर मीडियम के लिए। यानी ठीक है, तो जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है उसका म्यू कम होगा तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी ज्यादा होगा। तो म्यू अलग अलग होने का मतलब क्या है, ऑप्टिकल मीडियम अलग अलग है तो हर ऑप्टिकल मीडियम में वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। जब वेलोसिटी अलग अलग होगी तो नॉर्मल से बनाया गया एंगल जो थीटा है, या चाहे थीटा की आई लिख लो, आर लिख लो, है ना। तो एक जनरल टर्म थीटा ले लिया है मैंने, कि नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी बदल जाता है जैसे ही आप नए मीडियम में एंटर करते हो। तो इसका इस्तेमाल हम प्रिज्म के अंदर और इन सब के अंदर इस्तेमाल हम करेंगे। तो अभी हम प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। तो बहुत जगह ऑफिसेज वगैरह में प्रिज्म को किसी पेपर वेट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे हाथ में आ जाए तो मैं आपको प्रिज्म दिखाता भी हूं। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखा रखा है। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके दो साइड तो ट्रायंगल हैं, है ना। तो देयर आर टू ट्रायंगुलर बेस, यानी जो फ्रंट में दिख रहा है और एक इसके बैक में दिख रहा है। फ्रंट और बैक का मतलब मेरा ये एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया और इस तरीके से ये, और फिर उनको भी जोड़ दिया। ये देखिए, तो दो ट्रायंगुलर बेस, एक फ्रंट में होगा और एक बैक में होगा। एंड थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस कौन से होंगे, एक तो ये वाला, एक इसके पीछे ये वाला, और एक नीचे की तरफ। समझ गए। तो ये आपके ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की स्ट्रक्चर हो गई। और दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। हाँ, आपको साफ साफ ये दिख ही रहा होगा, ये इंक्लाइंड है और ये जो है वो आपका प्रिज्म एंगल कहलाता है। ठीक है जी, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ये वाला जिसको हम ए से दिखाते हैं। अब इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ब्लैक कलर के पेन से दिखाता हूं आपको। तो ये एक प्रिज्म है, उसमें ये ब्लैक कलर की लाइट इस तरह से ये इंसिडेंट होती है। तो हम बोल रहे हैं कि PE इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये P वाली लाइट रे है, ये एयर के थ्रू आती है और फर्स्ट टाइम प्रिज्म ग्लास का होगा। तो प्रिज्म का कोई मेटेरियल म्यू होगा, एयर का जनरली अपन 1 ही ले लेते हैं, इसका म्यू कुछ होगा 1.5 1.6 जैसा। ठीक है जी, तो ये प्रिज्म जो भी होगा उसका म्यू 1 से बड़ा होगा, फिर वापस से वो एयर में आ ही जाएगा। ये भी क्या आपकी एयर है। तो PE एक इंसिडेंट रे है, तो वो P इंसिडेंट रे हमने नॉर्मल के अलोंग नहीं भेजी है, अदर देन नॉर्मल भेजेंगे तभी स्नेल्स लॉ लगेगा या फिर रे ऑफ लाइट की बेंडिंग होगी, है ना। तो नॉर्मल के अलोंग नहीं भेजना है आपको, नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, है ना। ऑब्लिक बोलते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंट रे। तो जैसे ही ये रे
ऑफ लाइट प्रिज्म के मटेरियल में एंटर करेगी तो बजाय कि अब सीधे जाने के नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लू कलर से ये दिखा रखी, ये वाली है ना, ये वाली, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये डॉट डॉट करके दिखानी चाहिए क्योंकि उस रास्ते पे तो जा नहीं पाई, उस रास्ते पे नहीं जा पाई तो उसने अपनी तो उस रास्ते पे तो वो तब जाती जब प्रिज्म नहीं होता। अब प्रिज्म है तो प्रिज्म ने तो उसकी रास्ते को मोड़ दिया, इस तरह से बेंड हो गई, तो ये रे ऑफ लाइट ये हो गई। तो ईएफ को हमने क्या बोला है, रिफ्रैक्टेड रे। ईएफ क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये नया एंगल नॉर्मल से कितना बढ़ेगा, ये वही म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर वाले रिलेशन से देख लेंगे। ठीक है जी। तो वैसे भी जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना हुआ है और इसका म्यू हाई है, तो प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी, तो फिर नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इंसिडेंट सरफेस पे एंगल बड़ा है जबकि रिफ्रैक्टेड फेस पे एंगल छोटा हो गया। फिर रे ऑफ लाइट सीधी चली आएगी क्योंकि किसी एक सिंगल मीडियम में रे ऑफ लाइट सीधी जाती है। अब जैसे ही वो यहां पर आएगी, फिर से यहां पर हमने एक नॉर्मल खींच लिया। अब ये तो ग्लास का, प्रिज्म का ग्लास है और आउटसाइड क्या है, एयर है। तो एयर ऑब्वियसली रेयर मीडियम है, रेयर ऑप्टिकल मीडियम है, तो वहां पर क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर से नॉर्मल से एंगल भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये मैं कहने को तैयार हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बिल्कुल बराबर होगा। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में नॉर्मल से बनाया गया एंगल आपका सेम होता है। ठीक है जी। अब एक और टर्म सीखने आ रहे हैं, एंगल डी, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। तो आने वाली लाइट जो थी वो आपकी ये थी, इसको मैंने आगे तक ड्रॉ कर लिया। तो ये इंसिडेंट रे है और फाइनल इमर्जेंट रे कौन सी है, ये वाली है। तो फाइनल इमर्जेंट रे और इनिशियल जो इंसिडेंट रे थी उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप इसमें से हर टर्म से परिचित हो जाएं कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड क्या है, फाइनल इमर्जेंट रे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो ये सब था आपका प्रिज्म। अब ये प्रिज्म थोड़ी देर में हम देखेंगे कि व्हाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट कर देगा। अब वो क्यों कर देगा वो हम सीखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने यहां तक उतारा हुआ। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको। तो ये रहा प्रिज्म। अब ये आपकी व्हाइट लाइट चली, तो जैसे ही व्हाइट लाइट चलेगी, है ना, तो व्हाइट लाइट ने प्रिज्म को आके हिट किया। जैसे ही प्रिज्म को आके हिट किया तो व्हाइट लाइट जो है वो अपने अलग अलग कलर्स में टूट गई है। व्हाइट लाइट आती है, यहां पे टकराती है और फिर यहीं से उसका, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो उसका ये होता है कि प्रिज्म नहीं होता तो, पर नॉर्मल के रेस्पेक्ट में अब अलग अलग कलर टूटने लगे। क्यों टूटने लगे, उसके पीछे रीजन ये रखा है। द प्रिज्म ऑफर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द डिफरेंट कलर। या फिर मैं बात कहना चाहता हूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज। एक बहुत ही रफ फॉर्मूला होता है, मैं एग्जैक्ट पे नहीं जा रहा, पर जैसे जैसे आप लैम्डा को बढ़ाते जाते हैं ना, म्यू कम होता चला जाता है। तो एक स्टेटमेंट लिख लें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज। अब व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है कि अलग अलग कलर होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट के बाद वैसे भी पता चल ही रहा है। ये वायलेट है, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा होगी। डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा होगी तो प्रिज्म का मटेरियल ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो व्हाइट लाइट आपको आंखों से दिख रही है वो एक्चुअली सिंगल कलर ऑफ लाइट नहीं है, बट इट इज मेड ऑफ इट्स कंपोनेंट कलर, जिन्हें कि हम बाद में विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो व्हाइट के अंदर इतने सारे कलर होते हैं आपके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये अलग अलग कलर हो गए। अलग अलग कलर की हम सब जानते हैं, वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है।
और कॉची नाम का फॉर्मूला है ना, पर वो भी आपके लेवल का नहीं है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं आ रहा। कॉची फॉर्मूला क्या बोलता है कि म्यू का इससे एक रफली, मैं रफ बोल रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, रफली रिलेशन यही होता है कि जैसे जैसे लैम्डा को इंक्रीज करोगे जो म्यू होता है वो आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अलग कलर अलग लैम्डा यानी कि प्रिज्म का मटेरियल जो है वो हर कलर को डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है। अब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है तो क्या होगा, हम थोड़ी देर पहले सीख के आए कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, है ना जी, तो ये रिलेशन यदि हम देखें तो अब इस तरह से चल रहा है ना, 1/μ को उल्टा किया तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। कि जब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग कलर के लिए, मतलब प्रिज्म जो है वो अलग अलग कलर को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है, तो अलग अलग कलर की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी प्रिज्म के अंदर, और नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी डिफरेंट कलर का डिफरेंट होगा। इस तरीके से जब सारे एंगल डिफरेंट होंगे तो हम खुद ही देखते हैं भाई नॉर्मल से सबके अलग अलग एंगल आ रहे हैं, ये ब्लू का अलग है और वायलेट का अलग है, ग्रीन का अलग है, येलो का अलग है, ऑरेंज का अलग है, रेड का अलग अलग है। हाँ सही है। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पासेस थ्रू द प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड द लीस्ट व्हाइल द वायलेट द मोस्ट, क्योंकि बेंडिंग कहां से मेजर करेंगे भाई, इंसिडेंस रे के रेस्पेक्ट में, ये इंसिडेंस रे थी तो ये आपकी थी इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे से यदि हम मेजर करेंगे बेंडिंग तो रेड लाइट तो ये निकल गई, तो रेड लाइट ये निकल गई तो इसका डेविएशन लीस्ट हुआ, जबकि ब्लू का डेविएशन देखो यहां से मेजर करेंगे तो रेड लाइट बेंड द लीस्ट व्हाइल द वायलेट द मोस्ट, और हर कलर का पाथ अलग अलग हो जाता है और यूनिक दिखता है, और अलग अलग कलर का ये जो बैंड है ना, द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ दिस बैंड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। रीजन यही है बस। तो हर अलग कलर के लिए प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग म्यू देता है, अलग अलग म्यू देता है, तो अलग अलग कलर की वेलोसिटी भी प्रिज्म के मटेरियल में अलग अलग होती है, और उससे नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी अलग होता है, जिसके चलते व्हाइट लाइट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी विबग्योर VIVGYOR में टूट जाती है, और हमको इस तरीके का कलर्स का डिस्पर्शन या व्हाइट कलर का स्प्लिटिंग नजर आता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको देखिए। रेनबो का फॉर्मेशन भी देखेंगे और दो प्रिज्म को कॉम्प्लीमेंट वे से जोड़ के भी देखेंगे कि एक प्रिज्म को दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड करके अभी हम दिखाते हैं। तो प्रिज्म से किस तरीके से कलर का स्प्लिट होता है ये हमने थ्योरेटिकल तो समझ लिया, तो शायद आपको कैमरे से या लेंस से दिख रहा होगा, ये देखो मेरे हाथ में प्रिज्म है, तो प्रिज्म में आप खुद देख पा रहे होंगे, देखिए ये साइड रेक्टेंगुलर, ये वाली साइड भी रेक्टेंगुलर, और ये नीचे वाली साइड भी रेक्टेंगुलर, जबकि ट्रायंगुलर सिर्फ दो हैं, एक ये ट्रायंगुलर दिख रहा होगा और एक ये ट्रायंगुलर आपको दिख रहा होगा। अब न्यूटन साहब ने क्या करा था कि दो प्रिज्म इन्वर्टेडली उनको अरेंज कर दिया था। जैसे देखिए इन्वर्टेडली का मतलब क्या है, एक प्रिज्म ऐसा और दूसरा उसका रिवर्स, और काफी पास पास लिया है। तो देखिए आपके सामने ये ऐसी स्ट्रक्चर, ये देखिए मैं अपनी टी शर्ट के बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं, तो एक ये प्रिज्म था और दूसरा उसके इन्वर्टेड है ना, इसका एपेक्स नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से एक सिचुएशन ली और इसमें से फिर आपकी व्हाइट लाइट पास कराई। तो व्हाइट लाइट जब गई तो पहले प्रिज्म ने उसको स्प्लिट करके विबग्योर में तोड़ा। अब विबग्योर यानी जो स्प्लिटेड कलर्स हैं, विबग्योर का मतलब वो दूसरे में एंटर किए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अब ये जो विबग्योर वाले कलर हैं वो आपस में मिलकर यहां से फिर से व्हाइट लाइट निकली। ये देखिए, ये न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया था।
तो न्यूटन साहब ने कोशिश तो ये की थी कि भाई पहले प्रिज्म में जिसमें कि व्हाइट लाइट को तोड़ा जा चुका है विवग्योर में, तो उन्होंने सोचा कि और ज्यादा इस कलर को वो स्प्लिट कर पाएंगे, इसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रिज्म और लगा दिया था, है ना। तो एक सिमिलर प्रिज्म उन्होंने इन्वर्टेड करके लगा दिया। उनकी इच्छा तो ये थी कि वो ज्यादा कलर यानी कलर्स का ज्यादा बैंड, है ना, वो अचीव कर पाए। पर वो ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया भाई। वो तो क्या उल्टा हो गया कि भाई ये व्हाइट लाइट पहले प्रिज्म से कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट गई, पर जैसे ही उसके जो विवग्योर कलर थे वो दूसरे प्रिज्म में एंटर किए, तो वो सब आपस में मिलके फिर से देखिए व्हाइट लाइट की फॉर्म में निकले। और ऐसा होगा भी। ये तो एक तरह से अब पैरेलल स्लैब बन गया ना, पैरेलल ग्लास स्लैब। तो पैरेलल ग्लास स्लैब में लाइट इस तरह से निकल जाएगी कि अभी भी वो बस एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जस्ट एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। तो सेकंड वाले प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट इमर्ज हुई, और इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन साहब को यह आइडिया मिला कि जो सन से लाइट आ रही है वो भी क्या है, आपकी 7 कलर से बनी हुई है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया कि भाई व्हाइट लाइट जो है, जो हमें सन से अचीव हो रही है, तो हो सकता है वो भी 7 कलर यानी विवग्योर से बनी होगी। इसीलिए कोई भी लाइट जो कि सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम देती है, उन सबको हम व्हाइट लाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसी कोई भी लाइट जो सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम देती है, उसको हम व्हाइट लाइट की तरह ही उसको रेफर किया जाता है। अब हम यहां पे रेनबो का बनना भी समझ लें, है ना। ये तो अपन ने प्रिज्म के थ्रू कलर को तोड़ा, पर नेचुरली, है ना, नेचर के पास भी सन से आने वाली व्हाइट लाइट को तोड़ने का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वो आपने अक्सर बारिश के बाद देखा भी होगा, ये रेनबो का स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपके सामने। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई बारिश के बाद जो जो छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो आने वाली सूरज की रोशनी का डिस्पर्शन कर देती हैं, है ना। डिस्पर्शन वही कलर में तोड़ना। और कोई भी जो रेनबो होता है वो हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी जो बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो गई हैं, लटकी हुई हैं, तो वो क्या करती है, एक छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है। जैसे यहां पर ही दिखा रखा है, एक छोटी सी रेन ड्रॉप है, और ये रेन ड्रॉप आपकी एक प्रिज्म की तरह काम करेगी कि जो सनलाइट है वो उसमें पहले अंदर एंटर करेगी। एंटर करते ही हम जानते हैं कि सनलाइट के अंदर तो बहुत सारे कलर हैं, और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा ही है, 1.33 जैसा है कि आसपास कुछ होगा। तो सनलाइट से में भी आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर होने से अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको रिलेशन कई बार लिख चुका हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होने से डिफरेंट डिफरेंट म्यू ऑफर करेगी कौन, रेन ड्रॉप। किसको, अलग अलग कलर को। तो रेन ड्रॉप जो होती है वो अलग अलग कलर को डिफरेंट डिफरेंट म्यू देती है। अलग अलग म्यू देने से फिर से वही अलग अलग एंगल इज मेड विथ नॉर्मल। अब ये लाइट अंदर जाके फिर इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती है ना, बाहर नहीं जाती, अंदर के अंदर ही एक बार फिर से रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इस पॉइंट से फिर वो फाइनली इमर्ज होती है। तो इस प्रोसेस में कलर टूट जाते हैं इसके। तो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई, क्योंकि रेनबो को तो कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर ही देख रहा है। किसी एक ऑर्डिनरी सनी डे में, यानी जब बारिश नहीं हो रही है, तब भी हम रेनबो को देख सकते हैं। जब हम आकाश में या स्काई में जो सनलाइट आ रही है उसको किसी वाटरफॉल, है ना, पानी का जो झरना होता है ना, वाटरफॉल या किसी वाटर फाउंटेन के थ्रू देखें, सच दैट जो सन है वो हमारे पीछे की तरफ हो। तो यहां भी वही कारण रहेगा कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होंगी किसी वाटर फाउंटेन या वाटरफॉल के पास, तो उसके अंदर ये सन की जो लाइट है वो इसी तरीके से एंटर करके एक बार इंटरनल रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगी, तो हमें डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं, इसको आप उतार लीजिए। मैं अब आपके सामने आगे बढ़ता हूं। अब ये जो इतनी देर से रिफ्रैक्शन पढ़ते चले आ रहे हैं, और जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है,
यदि वो छोटा होगा तो वेलोसिटी उसमें ज़्यादा होगी और उसमें नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि कोई भी जो स्टार होता है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन की बजाय थोड़ा सा शिफ्टेड दिखता है। तो वो शिफ्टेड क्यों दिखता है, इसको हम अब रिफ्रैक्शंस के थ्रू समझेंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अर्थ के जो अपना ग्राउंड है, जो सॉइल है, ग्राउंड तो क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, ठीक है जी, क्योंकि सन लाइट से दिन भर वो हीटअप होता रहता है। तो वो एयर जो ग्राउंड के इमीडिएटली पास होती है वो गर्म होकर क्या ऊपर उड़ जाती है ना। तो हॉटर एयर इज लाइटर, और लाइटर होने से वो ऊपर उड़ जाती है, और नीचे कौन सी रह जाएगी, जो थोड़ी कम गर्म या ठंडी हवा जो होगी वो नीचे की तरफ रह जाती है। तो जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ रह गई, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयरर हो गई। तो मीडियम का फर्क आ गया। ऐसे ही आप लेयर सोचते चले जाओ कि भाई इस तरह की लेयर्स हैं, तो जिसमें अलग अलग टेम्परेचर होने से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप कहानी समझ गए होंगे। जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो बार बार अपने पैरेलल पाथ पे ना रह के बार बार मुड़ती जाएगी, मुड़ती जाएगी, मुड़ती जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम या जो हमारी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसकी जो भी कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन, वो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहती, क्योंकि हवा लगातार बह रही है, कौन से सेक्शन से गर्म हवा आ गई या ठंडी हवा आ गई हमें पता नहीं चलता। वो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट करता रहता है, वेरी करता रहता है। तो इसके चलते हमेशा वेवरिंग या फ्लक्चुएशन होता रहेगा इन ए पर्टिकुलर लोकल एनवायरमेंट, और इसके चलते हमेशा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि हवा का टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, उसमें भी हवा एक डायनेमिक ट्रांजिएंट है, लगातार बह रही है, लगातार बह रही है। तो किसी पर्टिकुलर लेयर का टेम्परेचर भी लगातार बदलता रहेगा, लगातार बदलता रहेगा, तो उसका म्यू बदलता रहेगा। जब ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा कि हमें जो स्टार हैं, यानी जो उनकी ट्विंकलिंग दिखाई देगी, क्योंकि कभी लाइट आ रही है, कभी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, आप तो पर्टिकुलर एक जगह पे खड़े हुए हैं और ये जो बेंडिंग हो के लाइट जो है वो यहाँ पे आने की बजाय पहुंच ही नहीं पा रही कई बार आपकी आंखों तक। फिर कभी 1 मिनट 2 मिनट बाद हवा बहते हुए टेम्परेचर चेंज हो गया, तो फिर से हो सकता है आपकी आंख की तरफ लाइट आ जाए, क्योंकि एंगल बदल गया, क्योंकि आपकी तो पोजीशन स्टार को देखने के लिए पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स है, पर टेम्परेचर बदलने से रे जो है लगातार मुड़ गई, आपकी आंख की तरफ आने के बजाय कहीं और डिफ्लेक्ट हो गई। तो कभी वो स्टार हमको दिख रहा है, कभी वो स्टार हमको नहीं दिख रहा है। उसी को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलेंगे। तो जब कभी भी किसी स्टार से लाइट आती है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसका लगातार कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता रहता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर जो भी होती है उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता रहता है। तो मीडियम इज एक्चुअली ऑलवेज ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगातार बदल रहा है। और यही वजह है कि अब आपकी आई ये है, स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहां थी, तो आप तो इस जगह से उसको देख रहे हैं, स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये थी, पर यहां से वो लाइट, क्योंकि अलग अलग लेयर है, अलग अलग टेम्परेचर की, तो लगातार बेंड होती गई, फिर बेंड होती गई, बेंड होती गई, बेंड होती गई, जो लाइट आप तक आ रही है तो आंख को ऐसा लगेगा कि वो है ना, क्योंकि आंख इसको नहीं देख पा रही, आंख तो फाइनल इमेज को देखेगी, तो फाइनल इमेज को देखेगी तो स्टार जो है वो अपनी जगह से शिफ्टेड दिखेगा आपको। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन, और वो भी अपरेंट पोजिशन भी उसकी स्टेशनरी नहीं रह रही है, बल्कि में इट इज चेंजिंग स्लाइटली बिकॉज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। इसी चीज को हमने कलर डायग्राम में भी दिखाया कि एक ऑब्जर्वर है जो होराइजन पर है ना, ये जैसे ब्लू कलर की अर्थ दिखाई है, ये वाला जो सेक्शन में दिखा रहा हूं, यहां पर एक आदमी खड़ा है और काफी दूर कोई स्टार वगैरह है,
तो ये ट्रू पोजीशन है ना, ये ट्रू पोजीशन है और ये अपेरेंट पोजीशन है। इफ ये नीचे वाली T4 ट्रू और दैट इज अपेरेंट। वाइट कलर से दिखाता हूँ। तो ये नीचे वाली तो है ट्रू पोजीशन और ये ऊपर वाली अपेरेंट। तो लाइट यहाँ से चली, पर वही लगातार एटमॉस्फेयर में अलग अलग टेम्परेचर के चलते अलग अलग म्यू ऑफर हो रहा है, तो वो लाइट हमेशा बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी। पर आदमी को, ये ऑब्जर्वर को इस तरह से दिख रही है, तो ऑब्जर्वर तो यही सोचेगा, उसी को हम आगे की तरफ डॉट डॉट करके प्रोजेक्ट करेंगे। तो आदमी को या ऑब्जर्वर को ये ट्रू पोजीशन यहाँ की बजाय अपेरेंट की जगह दिखती है, तो जो स्टार है वो उसको शिफ्टेड दिखाई पड़ता है। तो आज का बस यहीं तक ही है, और अगले पीरियड में हम स्कैटरिंग दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि सन की जो लाइट होती है या सन जो होता है वो राइजिंग के समय पर या सनसेट के समय पर रेड कलर का क्यों अपीयर होता है। तो ये हम सब स्कैटरिंग के थ्रू और टिंडल इफेक्ट आपको अगले टर्न पर या थर्ड लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई में सिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये स्लाइड की क्लियरिटी अच्छी लगी होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन वगैरह तो ज़्यादा है भी नहीं। और यदि आपको पसंद आया है तो कॉन्सेप्ट लाइव के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।